नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बहुत दिनों से डिमांड आ रही थी कि सर एनसीईआरटी आप पढ़ाइए, तो उसी सिलसिले में हमने शुरू किया है जियोग्राफी का। हम एनसीईआरटी शुरू करने जा रहे हैं, मतलब फर्स्ट एक से लेके स्टार्टिंग से जितने भी चैप्टर्स हैं वो पढ़ाए जाएंगे आपको चैप्टर वाइज। और ये ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी दोनों का मिश्र होगा। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की एनसीईआरटी जियोग्राफी की हम पढ़ने जा रहे हैं। एक प्लेलिस्ट बनेगी, आप जब भी इसे पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो आप वापस से देख सकते हैं। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन बेसिक्स बनते हैं हर साल यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस किसी भी परीक्षा में एनसीईआरटी से सवाल पूछे जाते हैं और आते ही आते हैं। आप कितने भी पुराने पेपर देख लीजिए, आपको एनसीईआरटी से मिलेंगे। तो आपको जितने भी इम्पोर्टेंट अंडरलाइन वाले क्वेश्चन बताए जाएं, आपको एक नोट्स में उतारना है और उन्हें रिपीट टू रिपीट पढ़ते जाना है। जैसे ही जियोग्राफी कंप्लीट होगा उसके बाद में हम हिस्ट्री ले सकते हैं, पॉलिटी ले सकते हैं, ठीक है। तो आप ये एनसीईआरटी का वीडियो बहुत अच्छी तरह से देखिएगा। जितने भी वीडियो हैं अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों को भी बताइएगा कि एनसीईआरटी की बुक्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको एक ही वीडियो से बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं जियोग्राफी एनसीईआरटी में क्लास 6 मतलब 6th क्लास का, छठी कक्षा का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 जियोग्राफी में चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी। तो इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 को अच्छी तरह से समझेंगे। जितनी भी काम की चीज़ें हैं बेसिक कुछ पढ़ने लायक होंगे तो हम पढ़ेंगे, कुछ अंडरलाइन करेंगे जो आपके काम की चीज़ें हैं और आपको वो लिखना है नोट्स में। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। सौर मंडल और पृथ्वी, हमारा जो सौर मंडल है आप ये देख रहे हैं, हमारा ये जो सौर मंडल है इसमें बहुत सारे ग्रह देखने को मिलते हैं। सेंटर में सूर्य है और उसमें इस सौर मंडल में पृथ्वी की पोजीशन क्या है, पृथ्वी की दशा दिशा क्या है, किस तरह वो कार्य कर रहा है, कौन से नंबर में है, इन तमाम चीज़ों की जानकारी आपको इससे मिलती रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश में दिखने वाला मतलब सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले या तो 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इतनी संख्या बढ़ जाती है कि उसकी काउंटिंग गणना नहीं कर सकते। आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिससे कुछ चमकीले होने एवं कुछ धुंधले ऐसा प्रतीत होता है, मानो आकाश में हीरे जड़े हों। दोस्तों, ये जो हम पढ़ रहे हैं आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े और आप केवल कान में ईयरफोन डाल के सुन लीजिए, बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होगी वो हम अंडरलाइन करेंगे, आप उसे ध्यान से देखेंगे। तो आगे है, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखते हो तो आप पाएंगे कि इनमें कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है, जो बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के साथ चमकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह हर पैराग्राफ हम ना पढ़ के बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही काम की चीज़ें हम खास बताएंगे आपको। तो देखो, अलग अलग समय पर अलग अलग आकार और अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग एक ही महीने में एक बार देखते हैं, मतलब एक पूरा चांद जो होता है गोल, उसे आप पूरे महीने में एक ही बार देखते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात को क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं, मतलब पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद
आप इसे नहीं देख सकते, यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। मतलब कि जब आप 15 दिन बाद नहीं देख पाते चंद्रमा को, तब उसे कहा जाता है अमावस्या। यह हर 15 दिन की साइकिलिंग के हिसाब से देखने को मिलता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते। ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चंद्रमा वाली वस्तुओं पर हम दिन में नहीं देख पाते। आगे, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, उन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। ये एक 2 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। एक तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे हो गया कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? खगोलीय कहते हैं। याद रखिएगा। फिर खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक क्या है? सूर्य भी एक तारा ही है। याद रखिएगा, सूर्य भी एक तारा है। देखिए, इस चित्र से आपको पता चलेगा कि क्या बताना चाहते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के सामने ही हैं, लेकिन हमें बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा का प्रकाश को महसूस नहीं करते और वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं, जबकि ये बहुत छोटे हैं नहीं। रात्रि में आसमान की ओर देखने के समय आप तारों को विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों में देख सकते हैं। ये आपके सामने आकृति है, इसे देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। यह आप आकृति देखिएगा। प्राचीन समय में लोग रात्रि की दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। मतलब क्या, प्राचीन समय की बात करें, हिस्ट्री अगर पढ़ते हैं तो उसमें पता चलेगा कि पहले के समय में क्या होता था कि ऐसा कुछ पैरामीटर नहीं था कि हम कैसे जाएं, कहाँ किस दिशा में जाएं। तब तारों की दिशा सूरज या चंद्रमा की को ध्यान में रखते जाया जाता था। उत्तरी तारा उत्तर दिशा में बनता है, उसे ध्रुव का तारा भी कहते हैं। देखिए, उत्तर दिशा में हमेशा जो तारा दिखता है हमें, एक बहुत ही चमकदार तारा हमें हमेशा दिखेगा रात के समय, तो उसे उत्तरा ध्रुव मतलब ध्रुव का तारा कहते हैं। फिर कुछ खगोलीय पिंड अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं हो, उनकी ऊष्मा होती ही नहीं है, वे तारों के प्रकाश के प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। याद रखिएगा, हम पृथ्वी में रहते हैं और पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी एक ग्रह है और ग्रह अपना पूरा ऊष्मा प्रकाश कहाँ से प्राप्त मिलता है उसे? सूर्य से, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। याद रखिए कुछ काम की चीज़ें, कुछ रोचक तत्व। बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के अत्यंत छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से ही देखा जा सकता है। ये याद रखिएगा। जितने भी अंडरलाइन किए जा रहे हैं वो सारे चीज़ इंपॉर्टेंट हैं, आप लिखेंगे। ये आपके सामने एक सूर्य से दूरियां हैं कि सूर्य से कौन कौन सी चीज़ें कितनी दूरी पर है। तो हम आपको क्रम बता दे रहे हैं कि सूर्य के बाद बुध आता है, फिर बाद में शुक्र आता है, उसके बाद में पृथ्वी है, फिर मंगल है, मंगल के बाद में बृहस्पति है,
बृहस्पति के बाद शनि, और शनि के बाद अरुण, और अरुण के बाद लास्ट में क्या होता है, वरुण। मतलब इस तरह कुल 8 आपको देखने को मिलेंगे। चलिए सौर मंडल देख लेते हैं। सूर्य 8 ग्रह, क्या बोला जा रहा है, सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे छिद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। इससे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया कौन होता है, सूर्य होता है, क्योंकि मध्य में सूर्य होता है। ग्रहों की बात करते हैं। हमारे सौर मंडल में कितने 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ये हैं। अब ये कौन कौन से हैं, इसके बदले एक की दी गई है आपको, आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं पृथ्वी। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आ जाते हैं, पृथ्वी के बारे में, क्योंकि चैप्टर जो है वो चैप्टर के नाम के हिसाब से ही काम करना है, सौर मंडल में पृथ्वी। तो सौर मंडल के बारे में जितनी बेसिक चीज़ें थी वो हमने देखी। अब देखते हैं पृथ्वी के बारे में। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, याद रखिएगा, तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है, आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभव केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। मतलब याद रखिएगा, जितने भी 8 ग्रह हैं उसमें केवल पृथ्वी ही एक ऐसा है जहां जीवन का निर्वाह होता है, मतलब इंसान, जानवर वहां रह सकते हैं। फिर देखिए एक और, प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। आपसे अगर एक सवाल पूछा जाए कि पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आने में कितना समय लगता है, तो कितना लिखिएगा, 8 मिनट। कितनी दूरी है, लगभग अप्रॉक्स बताया जाए तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से आता है। आगे देखते हैं, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग का दिखता है। सभी को पता है कि पृथ्वी नीले रंग का दिखता है। क्यों? क्योंकि इसमें 2/3 पानी से ढकी हुई है। पृथ्वी में 2/3 पानी है। आप जाकर पृथ्वी गोल है तो देखेंगे तो 2/3 में पानी है और बाकी जमीन है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। आपसे सवाल पूछा जाए कि नीला ग्रह के बारे में बताएं तो आप बता सकते हैं कि नीला ग्रह एक ही है, पृथ्वी। नेक्स्ट रोचक तत्व देखते हैं। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहला में चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। ठीक है, फिर लिखा है, मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया था। अगर भारतीय चंद्रमा पर गया है तो इसी के नीचे आपको कंटिन्यू, जहां पर ये लिखें वहीं पे भारत में से सब फर्स्ट टाइम कौन गया है वो भी लिख लीजिए साथ ही साथ, तो जिससे आपको और भी सवाल अच्छी तरह से याद रह जाए। चंद्रमा के बारे में जानते हैं थोड़ा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है, वो क्या है, चंद्रमा। तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि सूर्य का अपना पृथ्वी का उपग्रह कितने हैं, तो पृथ्वी के उपग्रह केवल एक है। कौन सा है, चंद्रमा। ठीक है, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास से केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारे ग्रह के अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है, मतलब पृथ्वी से बहुत ही नज़दीक है, इसलिए हम इसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूरी है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्र की दूरी की तुलना भी कर सकते हैं कि कितना
दूर है, कितना पास है। आगे, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन में पूरा करते हैं। क्या बोला जा रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। याद रखिएगा, कितने दिन में? 27 दिन में। जैसे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आते आते 8 मिनट लगता है, लगभग 8 मिनट का समय दिया गया है, उसी तरह चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में उसे 27 दिन लगते हैं। इसलिए उस चक्र के हिसाब से अमावस्या और पूनम आपको देखने को मिलता है। कितना? 27 दिन। फिर क्षुद्र ग्रह, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अंतरिक्ष असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा, पहले उल्का पिंड गिरे हैं, कई बार ऐसा नाम सुना होगा, देखा भी होगा न्यूज़ में या न्यूज़पेपर में भी आपने देखा होगा। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। और जब ये उल्का पिंड अपनी सतह से बाहर निकलते हैं तो वो आग की तरह जलते हुए जिधर भी गिरते हैं, जिस भी ग्रह में, वो पृथ्वी में भी गिरते हैं और अन्य ग्रहों में भी गिरते हैं, तो आग की तरह जलते जलते ये जाते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी में इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की ही होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण गर्म होकर जल जाते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि आग लग जाती है। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती हैं, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। लाखों किलोमीटर की ऊंचाई से जब ये ज़मीन पर गिरते हैं तो गड्ढे भी बहुत बड़े हो जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक और दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह आपको देखने को मिल रहा है, लाखों तारों का समूह। ये पट्टी आकाशगंगा है। हमारे सौरमंडल क्या कहलाती है? आकाशगंगा। आकाशगंगा हमारे सौरमंडल में इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी के से ही की गई है। याद रखिएगा, आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। पूछा जाए कि ब्रह्मांड का निर्माण किस तरह होता है, तो आकाशगंगाओं का मिलकर। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र कर रहे हैं, में जुड़े हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह के कुछ सवाल हैं जो आप समझेंगे ध्यान से। ये जो पूरा एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 है बेसिक, आप इसे ध्यान से सुनेंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप लिखेंगे, जिससे आपकी एक नोट्स बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाए।